गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे लाइट चैप्टर का अपवर्तनांक जो टॉपिक है उसके बारे में। अपवर्तनांक 10th में भी आप लोग को पढ़ना होगा। अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अपवर्तनांक 10th में भी पढ़े होंगे। जैसे कि हम पिछला वीडियो में बताए थे प्रकाश की घटना के बारे में। प्रकाश की घटना, जब मान लीजिए कि कोई सतह है, सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद सतह पर 3 प्रकार की घटना होती है। एक तो इसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं क्या? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा बताए थे कि पार कर जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा प्रकाश की घटना बताए थे जो कि सतह पर ही क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। इसी में बताए थे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सब बताए थे पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक जो हमारा होता है ना, किसी माध्यम के घनत्व को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम के घनत्व को क्या कहते हैं? माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर माध्यम का घनत्व ज्यादा हो तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा। माध्यम मतलब समझते हैं। माध्यम को पिछला वीडियो में बताए थे कि माध्यम में होता क्या है कि केरोसिन तेल हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, दूध हो गया, ये सब हमारा क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक जो होता है घनत्व, किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। अगर घनत्व ज्यादा हो, क्या हो? घनत्व ज्यादा हो तो अपवर्तनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर घनत्व कम हो तो अपवर्तनांक भी कम होगा। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। माध्यम के घनत्व को दूसरे शब्द में कह सकता है क्या? कि माध्यम के घनत्व को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अगर घनत्व ज्यादा हो तो अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा, और घनत्व कम हो तो अपवर्तनांक भी कम होगा। यानी कि कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कमेगा तो ये भी कमेगा। ये होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक घनत्व एक नया वर्ड आया। घनत्व कैसे समझेंगे? तो घनत्व मतलब होता है भीड़ भार। घनत्व का मतलब भीड़ भार होता है। तब भीड़ भार आप ये सोचना कि यहाँ पे कहाँ पे भीड़ भार ज्यादा रहेगा और कहाँ पे कम रहेगा। अब भीड़ भार कहने का मतलब फोरियल या मार्केट कह दीजिए। घनत्व कहाँ पे ज्यादा होगा? फोरियल पे की मार्केट में? मार्केट में ज्यादा भीड़ भार रहेगा। ज्यादा भीड़ भार रहेगा कहाँ पे? मार्केट में। ज्यादा भीड़ भार रहेगा मार्केट में तो घनत्व ज्यादा कहाँ होगा? मार्केट में। अब भीड़ भार कम कहाँ रहेगा? फोरियल पे। फोरियल पे तो यहाँ पे घनत्व कम होगा। यहाँ पे घनत्व कम यानी कि भीड़ भाड़ कम, और मार्केट में क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यानी कि कहने का मतलब मार्केट का घनत्व क्या है? ज्यादा है। यानी कि वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा है तो अपवर्तनांक वहाँ का क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर फोरियल की बात करें तो फोरियल पे घनत्व कम होगा, तो घनत्व कम होगा तो अपवर्तनांक भी क्या होगा? कम होगा। आया समझ में? ये होता है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक जो होता है 2 प्रकार के होता है। अपवर्तनांक कितना प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में देखते हैं। अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार। अपवर्तनांक के प्रकार 2 प्रकार के होता है। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। पहला होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी निर्वात में प्रकाश की वेग और किसी माध्यम में प्रकाश की वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। कहने का मतलब इसको एक फॉर्मूला से याद रखेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, तो इसका परिभाषा किस रूप में बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अनुपात का मतलब बटा में। तो अब माध्यम निर्वात में प्रकाश का वेग आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल होता है। निर्वात कहने का मतलब क्या चीज? निर्वात मतलब शून्य में, और शून्य कहने का मतलब कोई भी माध्यम नहीं हो, एकदम पूरा खाली हो, कोई भी माध्यम नहीं है, न जल हो न हवा हो, कोई भी प्रकार का माध्यम नहीं हो, तो उसे क्या कहेंगे? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग पता है पहले से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब यहाँ पे माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग हो सकता है कि जल में अलग प्रकाश का वेग होगा, हवा में अलग होगा, केरोसिन तेल में अलग होगा। जैसा माध्यम लेंगे उस प्रकार से हमारा अपवर्तनांक डिपेंड करता है। अपवर्तनांक डिपेंड करता कौन चीज पे है? घनत्व पे, यानी कि माध्यम के डेंसिटी पे करता है, घनत्व पे करता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं? म्यू से। अब निर्वात में प्रकाश के वेग को सी से सूचित करते हैं, जो कि पिछला वीडियो में भी बताया, सी से सूचित करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की वेग को भी से सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर c/v, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक का क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या चीज है? निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का अब यहाँ से मात्रक और बीमा की बात करें तो मात्रक और बीमा इसका होता है कि नहीं होता है? न तो इसका मात्रक होगा और न ही इसका क्या होगा? बीमा होगा। निकाल के बताते हैं। जैसे यहाँ पे म्यू बराबर c/v फॉर्मूला है। ये है निर्वात में प्रकाश का वेग और ये माध्यम में प्रकाश का वेग, कोई भी माध्यम हो। तो अब मात्रक की बात करें, क्या चीज की बात करें? मात्रक बोले तो यूनिट की बात करें। क्या चीज की बात करें? यूनिट की। यूनिट माने मात्रक होता है, और मात्रक दो चीज में निकालेंगे, सीजीएस में और एसआई मात्रक में। एसआई मात्रक में हम लोग 11 में पढ़े होंगे कि एमकेएस को मान्यता मिला। किसको मान्यता मिला है? एसआई में एमकेएस को मान्यता मिला है। तो यहाँ पे देखना ये है कि क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग और ये है माध्यम में प्रकाश का वेग। हमको मात्रक निकालना है निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो यहाँ पे सी है वेग, अब वेग का मात्रक हमको पता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीजीएस में होता है। ऊपर वाला ये सी का हुआ और नीचे बटा का चिन्ह ये है, और ये भी तो वेग ही है ना, तो इसका भी क्या होगा? सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ई से ई कट जाएगा, क्या मात्रक हुआ? नहीं हुआ ना। एस आई में निकालेंगे तो ऊपर वाला निर्वात में प्रकाश का वेग यानी कि मीटर प्रति सेकंड एस आई में निकलेगा, और नीचे भी का क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, इसका भी होगा। ई वाला से ई वाला कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। यानी कि हमारा ये जो मात्रक, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है हमारा यूनिट लेस है। क्या है? यूनिट लेस है, मात्रक हीन है, मात्रक नहीं होता है, मात्रक हीन है, इसका मात्रक नहीं होता है। अब मात्रक नहीं होता है तो डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन यानी कि बीमा, देखते हैं बीमा इसका निकलता है कि नहीं, तो बीमा भी देख लेते हैं। तो बीमा किस तरह से देखेंगे? सी जो हमारा है क्या है? वेग है, ये माध्यम में वेग है, शून्य में वेग है यानी कि निर्वात में, तो वेग का बीमा होता है L(t⁻⁻1)। ये हुआ शून्य में प्रकाश की वेग, और नीचे भी तो माध्यम में प्रकाश की वेग है, तो इसका जब बीमा निकालेंगे L(t⁻⁻1), तो ये सेम कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1
कट जाएगा 1। तो ये क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, यूनिट लेस के साथ साथ डायमेंशन लेस भी है। क्या है, डायमेंशन लेस, यानी कि इसका बीमा भी नहीं होता है, तो बीमाहीन है। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, ना तो इसका मात्रक होता है और न ही बीमा होता है। तो अभी तक हम लोग देखे अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक होता क्या है, घनत्व को ही अपवर्तनांक कह सकते हैं, किसी माध्यम का घनत्व को माध्यम का अपवर्तनांक हम कह सकते हैं। अपवर्तनांक घनत्व पे डिपेंड करेगा, घनत्व ज्यादा यानी कि भीड़ भार ज्यादा तो क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक भी ज्यादा, घनत्व कम तो अपवर्तनांक कम, यानी कि भीड़ भार कम तो अपवर्तनांक भी कम। तो अपवर्तनांक दो प्रकार के होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसके बारे में हम देख रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू से इसे सूचित करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक को, म्यू बराबर c/v। निर्वात में प्रकाश की वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, पहले से पता है। और माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है, हवा का कुछ होगा, जल का कुछ होगा। तो ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, जो हमारा ये है निरपेक्ष अपवर्तनांक अदिश राशि है। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक अदिश राशि है। ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक अदिश है कि सदिश है। उसके बाद निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। निर्वात का अपवर्तनांक, ये जो निर्वात हमारा है, निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम कहने का मतलब कम होता है। अपवर्तनांक अभी बताया घनत्व पे डिपेंड करता है, घनत्व कहने का मतलब भीड़ भार। अब निर्वात का मतलब हम अभी बताएं शून्य होता है। अब शून्य कहने का मतलब यहाँ पे कुछ भीड़ भार है नहीं है, तो अपवर्तनांक हमारा भीड़ भार पे डिपेंड करता है, यानी कि घनत्व पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भीड़ भाग रहेगा क्या, शून्य में नहीं रहेगा, तो क्या इसका अपवर्तनांक निर्वात का क्या होगा, न्यूनतम ही होगा ना। भीड़ भाग नहीं है यानी कि कम है भीड़ भाग, यानी कि न्यूनतम है अपवर्तनांक। भीड़ भाग को ही हम क्या बोले हैं, अपवर्तनांक। तो निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है। ठीक है, निर्वात का अपवर्तनांक न्यूनतम कम होता है। ये सब छोटा छोटा जो पॉइंट हम देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक का पॉइंट देख रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हमेशा हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। उसके बाद देखेंगे सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, अब विरल माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, अलग होगा। अब ये बताना है कि सघन माध्यम मतलब क्या होता है, अब विरल माध्यम मतलब क्या होता है। अब सघन माध्यम की बात करें, किसकी बात करें, सघन माध्यम की, सघन माध्यम। और दूसरा ले ले विरल माध्यम, सघन माध्यम और एक दूसरा विरल माध्यम। तो सघन माध्यम उसको कहेंगे और विरल माध्यम उसको कहेंगे। सघन माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है क्या होगा, कम होगा विरल की अपेक्षा। सघन कहने का मतलब क्या हो गया, बहुत कंजस्टेड। कंजस्टेड कहने का मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्या रहेगा, भीड़ रहेगा। सघन मतलब कंजस्टेड होगा, कंजस्टेड कहने का मतलब भीड़ भाड़। तब ये सोचना कि अब हम सघन और विरल को समझने के लिए सबसे आसान तरीके से चलेंगे, तो इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। सघन माध्यम को देखते हैं, सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम जो होता है भीड़ भाग को कहेंगे, क्या चीज को कहेंगे, भीड़ भाग को। और विरल माध्यम क्या, जिसमें भीड़ कम होगा, क्या होगा, भीड़ कम होगा। तो सघन माध्यम कहने का मतलब होता क्या है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया। अब भीड़ भाड़ बोला कंजस्टेड, एकदम पूरा सब भरा हुआ, उसको कहेंगे सघन माध्यम। अब विरल का मतलब खाली, क्या, खाली। विरल एक चीज और तरीके से समझ सकते हैं, अपवर्तनांक विरल का कम होगा, यानी कि घनत्व इसमें खाली है ना, इस एरिया
खाली है यानी कि घनत्व कम है, यानी कि अपवर्तनांक बिगर माध्यम का क्या होगा, कम होगा। और सघन माध्यम में क्या होगा, भीड़ ज्यादा रहेगा। भीड़ ज्यादा रहेगा मतलब इसका क्या होगा कि कंजस्टेड ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। अब वेग की बात करें, अपवर्तनांक तो देख लिए, अब वेग की बात करें, सघन माध्यम में ज्यादा होगा कि विरल माध्यम में ज्यादा होगा। तो देखते हैं विरल माध्यम को हम कह देते हैं अपने मन से, एग्जाम्पल में समझाने के लिए हम ले लेते हैं कि फोरियर, और सघन माध्यम को ले लेते हैं मार्केट। क्या ले लेते हैं, मार्केट। तब विरल माध्यम में कहने का मतलब स्पीड यानी कि चाल यानी कि वेग, वेग जो हमारा है, वेग हमारा कहाँ पे ज्यादा रहेगा, फोरियर पे, यानी कि फोरियर पे तेजी में चला पाएंगे कि मार्केट में तेजी में चलाएंगे हम, तो फोरियर पे हम तेजी में चलाएंगे, मार्केट में हम कोई भी बाइक अगर हम चलाते हैं तो बाइक चला रहे हैं तो उसमें स्पीड हमारा जो वेग होगा, वेलोसिटी जो होगा कहाँ पे ज्यादा होगा, फोरियर पे ज्यादा तेज चलाएंगे कि मार्केट में ज्यादा तेज चलाएंगे, फोरियर पे चलाएंगे। अब फोरियर पे ज्यादा चलाएंगे यानी कि भीड़ भाड़ कम है तब ना, अब भीड़ भाड़ कम है यानी कि इसका क्या होगा, वेग ज्यादा होगा। किसके सापेक्ष में, सघन के सापेक्ष में। सघन माध्यम के सापेक्ष में विरल में क्या होगा, वेग ज्यादा होगा, और विरल में सघन के सापेक्ष में ज्यादा होगा, और सघन में विरल के सापेक्ष में कम होगा। उल्टा कहने का मतलब हमारा फोरियर पे स्पीड ज्यादा है तो वेलोसिटी कहाँ होगा, वेग ज्यादा होगा, वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। और सघन माध्यम यानी कि मार्केट में वेग क्या होगा, कम होगा, वेग कम होगा। तो ये कह सकते हैं कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, कौन वेग, प्रकाश का वेग, सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में प्रकाश के वेग से क्या होता है, कम होता है। सघन माध्यम में विरल के सापेक्ष में यानी कि इसमें तेजी में चलाएंगे और इसमें कम तेजी में चलाएंगे, तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग विरल माध्यम में प्रकाश के वेग से क्या होगा, कम होगा। इसके सापेक्ष में इसमें कम स्पीड से हम चलाएंगे ना गाड़ी, तो क्या होगा, सघन माध्यम में विरल माध्यम के सापेक्ष में वेग हमारा क्या होगा, कम होगा। और उसी तरह से उल्टा हम बोले इसी लाइन को कि विरल माध्यम में सघन माध्यम के सापेक्ष वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके सापेक्ष में ले रहा है ना, तो इसमें क्या होगा, मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर इसमें चला रहा है तुम, 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से बाइक चला रहा है, तो विरल माध्यम में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका तेगुना भी तुम चला सकता है, क्योंकि फोरियर है यहाँ पे भीड़ भाड़ क्या होगा, कम होगा, कंजस्टेड कम होगा, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ना यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हम लोग क्या करेंगे, बाइक को चलाएंगे। तो यानी कि कह सकते हैं कि विरल माध्यम में सघन माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, वेग ज्यादा होता है, यानी कि भीड़ भाड़ कम रहता है, इस कारण से वेग ज्यादा होता है। सघन माध्यम भी समझ में आ गया होगा और विरल माध्यम भी समझ में आ गया होगा। तो ये होता है। अब म्यू बराबर सी बाई भी, जो अभी हम इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखे थे, म्यू बराबर सी बाई भी निर्वात में प्रकाश का वेग अब बटा किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूला से भी इसी लाइन को हम प्रूफ करें तो किस तरह से करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल तो ये फिक्स है, वैल्यू है, कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हर हालत में होता ही होता है, ये तो फिक्स है। तो कांस्टेंट को जब हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह आएगा, समानुपाती का चिन्ह तो 1/v हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती को हटाने के लिए हम कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह तो है, लेकिन इसको डायरेक्टली देखेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे इसको, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, वेलोसिटी का। किस वेलोसिटी का, किसी माध्यम का, किसी माध्यम का वेग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब होता है कि ये हमारा जब बढ़ेगा, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v का, तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग हम अगर बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये म्यू हमारा यानी कि अपवर्तनांक जो है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि घटेगा। किसी माध्यम में वेग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वहाँ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम म्यू इंक्रीज करेंगे, यानी कि कहने का मतलब ये बाद में व्युत्क्रमानुपाती है 1/v के,
तो भी यहाँ पे अगर घटाएंगे, मतलब हम अपना वेलोसिटी घटाएंगे यानी कि मार्केट में घटाएंगे, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा कहने का मतलब भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ इस फॉर्मूला से हम ये लाइन भी प्रूफ कर सकते हैं, ये फॉर्मूला से भी समझ में आ गया होगा, यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अब भीड़ भाड़ वाला एरिया तो जो होगा वहाँ का अपवर्तनांक कम होगा। ये कंसेप्ट इतना इजी तरीका से कोई नहीं बताएगा, इतना इजी तरीका से अपवर्तनांक को समझा, पूरा फिजिक्स इतना आसान तरीके से समझाएंगे, इतना आसान मेथड से बताएंगे कि कहीं से भी तुमको याद करना पड़ेगा ही नहीं। बस मेरा एक बार वीडियो देखें और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करें, सब्सक्राइब करें। देखिए अच्छा से पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, हर जगह पे समझ में आएगा, हर लाइन समझ में आएगा, एक ऐसा लाइन नहीं छूटेगा जो कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें कि भीड़ भाड़ वाला ये कंसेप्ट कितना आसान तरीके से हम पूरी फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो में भी इसका यूज किए, इसमें भी यूज कर रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। लाइफ रिलेटेड ही है फिजिक्स से, लाइफ में हर चीज वो घटना होता है जो फिजिक्स है, फिजिक्स ही है। तो यहाँ पे देखें क्या कि वेग बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक कमेगा यानी कि भीड़ भाड़ कमेगा। यहाँ पे वेग घटाएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ेगा यानी कि भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा, यानी कि मार्केट एरिया। तो ये था निरपेक्ष अपवर्तनांक का हर वो पॉइंट जो हम क्या करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, ये है अपवर्तनांक, और सी हमारा है किसी क्या है निर्वात में प्रकाश का वेग। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल जो कि एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल पूछता है। तो 2 नंबर के लिए न्यूमेरिकल पूछता है तो उस टाइप का क्वेश्चन हम 2 कर लेते हैं, 1-2 क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि आप बताइए हमको क्या कि हवा में प्रकाश का वेग निकाल के बताइए। कहाँ पे, हवा में प्रकाश का वेग निकाल के बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तब बोलेगा कि हवा में प्रकाश का वेग बताएं, हवा में प्रकाश का वेग निकालें, हवा में प्रकाश का वेग निकालें। अब अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकालना, उसमें भी आता है। ये क्या हुआ, माध्यम दे दिया कि माध्यम क्या हो गया, यहाँ पे हवा हमारा माध्यम का काम कर रहा है। तो म्यू बराबर CY अभी फॉर्मूला पढ़े थे। C था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश का वेग। ये जो हमारा है माध्यम में प्रकाश का वेग, यही हमारा निकालना है, यही हमारा क्या है वाट है, यही हमको निकालना है। तो यहाँ पे V बराबर निकालेंगे तो C अब म्यू यहाँ गुना एन आएगा तो क्या चीज हो जाएगा बटा में, यानी कि V बराबर CY म्यू। और हमको पता है कि यहाँ पे अपवर्तनांक है तो हवा माध्यम यूज किया गया है, तो हवा का अपवर्तनांक देखेंगे तो हवा का अपवर्तनांक 1.0003 होता है। इसको लगभग 1 कहते हैं, लगभग कितना लेते हैं 1 लेते हैं, क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे तो C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अब बटा माध्यम का अपवर्तनांक यानी कि हवा का अपवर्तनांक कितना है 1.0003 है। तो जब भागा देंगे तो कुछ भी 3 में 1 से ज़्यादा से भागा देंगे तो जाहिर सी बात है 2.999 कुछ करके आएगा, गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आएगा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो भी हम कंसेप्ट बताया, जो समझाया कि माध्यम का अपवर्तनांक अगर कम है तो वहाँ पे वेग क्या हो जाएगा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए माध्यम का वेग ज्यादा है किससे, अपवर्तनांक से। माध्यम यहाँ पे हवा काम कर रहा है तो हवा का अपवर्तनांक 1 है, लेकिन वहां का वेग क्या है लगभग यही है 3 × 10⁸ या फिर 2 × 10⁸ भी कहते हैं। तो जरी सा है क्या, यहाँ पे अपवर्तनांक 1 ही है, इसके सापेक्ष में कितना गुना ये है। तो कहने का मतलब अपवर्तनांक कम तो उस माध्यम का वेग ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा तो वेग कम, जो कि अभी हम पीछे कंसेप्ट में बताया। इसी तरह से इसी का एक और एग्जांपल ले सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बताइए जल में प्रकाश का वेग।
जल में प्रकाश का वेग बताएं। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में या डायरेक्ट 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हमारा 12th के एग्जाम में बिहार बोर्ड पूछता है। बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, पूछता है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो म्यू बराबर फॉर्मूला C/V होता है। जब V बराबर निकालेंगे तो C आई म्यू क्या आ जाएगा इसके नीचे। तो यहाँ पे म्यू यानी कि अपवर्तनांक किसका काम कर रहा है, माध्यम यहाँ पे क्या है, जल है। तो अपवर्तनांक किसका लेंगे, जल का। और जल का होता है अपवर्तनांक 1.33। अगर इसी को बटा में लिखेंगे तो 4/3 होता है। इसी को अगर कैसे में लिखें, बटा में, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 4/3। तो यहाँ पे भी यही बात है, यही भी हमको क्या है, निकालना है। तो यहाँ से निकालेंगे तो C का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटा म्यू कितना है, 4/3 है। तो 3 क्या है, भागा में ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 3 तिया के 9 और गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बटा में क्या है, 4। जब भागा देंगे तो 4 × के 8, 1 बचा। तो दशमलव देंगे तो 0 होगा। तो 4 × 5 = 20। तो 2.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, जल में प्रकाश का वेग। जल में प्रकाश का वेग ये फिक्स भी कर सकते हैं कि फिक्स होता है। तो यहाँ से कैसे निकाले, जल में प्रकाश का वेग, निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला लगाए और माध्यम यहाँ पे जल के जगह जल दे दिया है। तो जल लिए, तो जल में क्या किए, जल का अपवर्तनांक निकाले, जल का क्या अपवर्तनांक रखे और जल में माध्यम का क्या बोले, जल में प्रकाश का वेग निकाल लिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में 12th एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये था हमारा अपवर्तनांक के प्रकार में निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो हमारा अब होता है अपवर्तनांक 2 प्रकार के होता है, जो कि पहला देखे निरपेक्ष अपवर्तनांक, अब दूसरा देखेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक। दूसरा क्या देखेंगे, अब सापेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में देखेंगे। दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पे अपवर्तनांक आ रहा था, तो उससे पहले ऐसा करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं अपवर्तनांक का, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में अपवर्तनांक भी पूछ देता है। बताए बोलेगा सिंधा नमक का अपवर्तनांक बताइए, दूध का, ये सब का अपवर्तनांक, अल्कोहल का अपवर्तनांक बताइए। तो सबका एक जगह क्या करते हैं, अपवर्तनांक लिख देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक, महत्वपूर्ण अपवर्तनांक, कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक। कुछ महत्वपूर्ण अपवर्तनांक पहले देखते हैं हवा का। पहला में हवा का अपवर्त, यहाँ पे लिख दीजिए अपवर्तनांक। हवा का अपवर्तनांक 1.003 होता है, लगभग इसको कह सकते हैं कितना, 1। दूसरा में निकाल सकते हैं, लिख दीजिए जल। तो जल का जो अपवर्तनांक होता है 1.33, या फिर बटा में लिखेंगे तो 4/3 होता है। 3 नंबर में निकालिए बर्फ का। बर्फ का नाम सुने होंगे, तो बर्फ का जो निकलता है हमारा, बर्फ का 1.31 होता है, बर्फ का अपवर्तनांक होता है। उसके बाद एल्कोहल के निकालिए। एल्कोहल यानी कि क्या, शराब। और केमिस्ट्री में इसका संकेत क्या होता है, OH होता है। केमिस्ट्री में इसका संकेत क्या होता है, OH होता है। अल्कोहल का होता है 1.36। अल्कोहल का कितना होता है, 1.36। 5 नंबर में निकालिए किरोसिन तेल का। किरोसिन तेल जानते होंगे आप लोग, किरोसिन तेल का अपवर्तनांक होता है 1.44। छठा में देखिए तारपीन का तेल, एक प्रकार का तेल होता है। तारपीन का तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है, सॉरी 1.48 होता है। और 7 नंबर में ये एक प्रकार का तेल होता है, ग्लिसरीन का नाम सुने होंगे। ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है।
8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्राउन कांच। कांच भी 2 प्रकार 3 प्रकार के होता है, क्राउन कांच, एक होता है फ्लिंट कांच। क्या होता है? एक होता है फ्लिंट कांच। क्राउन कांच का होता है 1.52 और इसका होता है 1.56। क्राउन कांच का 1.52 और फ्लिंट कांच का 1.56 या 57 भी कह सकते हैं। सेंधा नमक का होता है, सेंधा नमक, सेंधा नमक का बर्तनांक होता है 1.54, 1.54 होता है। इसको 1.57 भी कह सकते हैं। 11 नंबर में एक देख लीजिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो है हीरा, और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का ही होता है। ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। कितना होता है? तो 2.42। अब यहाँ पे कांच की बात करें, कांच का अपवर्तनांक की बात करें तो फ्लिंट कांच का 1.57 और क्राउन कांच का कितना होता है? 1.52। कितना होता है? 1.52। तो यहाँ पे केवल कांच की बात करें, किसकी बात करें? केवल कांच की बात करें तो इसका अपवर्तनांक कॉमनली यूज करना है। कितना? 1.5, यानी कि दोनों में देखिए तो 1 दशमलव के बाद 1 अंक दोनों में क्या है? सेम है। तो केवल अगर कांच की बात करें, केवल किसकी बात करें? कांच की, तो 1.5 हम क्या करेंगे? यूज कर लेंगे। कितना यूज करेंगे? 1.5। अगर नाम दे दिया क्राउन कांच तो ये यूज करना है, फ्लिंट कांच तो ये यूज करना है। केवल अगर कांच की बात करें ना तो क्या करेंगे? 1.5 यूज करना है, यानी कि 1.5 कहने का मतलब 3/2 यूज करना है, 1.5। ठीक है, ये था कुछ इंपोर्टेंट अपवर्तनांक। ये जो हीरा का अपवर्तनांक हम देखे हैं, हीरा का अपवर्तनांक जो 2.42 होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब बहुत बार पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और कितना होता है? तो 2.42। अब देखेंगे हम दूसरा अपवर्तनांक के प्रकार में कि सापेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है। दूसरा देखेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक देखेंगे। बर्फ का कितना होता है? 1.31। दूसरा आप देखेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के प्रकार में दूसरा देखेंगे सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे इंग्लिश में। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक होता क्या है कि सापेक्षिक अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में अगर अपवर्तनांक लिया जाए, जब कोई प्रकाश की किरण मान लिया जाए एक माध्यम, मान लेते कि ऊपर में हवा है और नीचे में जल है, तो ऊपर में जब हवा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अब एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में लिया जाए। क्या चीज में? सापेक्ष में लिया जाए तो उस टाइप के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको समझने के लिए होता क्या है कि माध्यम फर्स्ट किसी को कह दो और माध्यम सेकंड कह दो। तो यहाँ पे माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम दो ऐसे नहीं, ऐसे भी करिए, 2 के सापेक्ष माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष को μ 1 2 से
सूचित करते हैं। क्या करते हैं? इस तरह से लिखते हैं, सूचित करते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या कि μ1 2 बराबर अगर अलगे अलगे लिखेंगे तो μ1 बटा μ2 लिखेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं? अलगे अलगे लिखते हैं। सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब होता है जिसके सापेक्ष मिलेगा वो बटा के नीचे में आएगा। जिसके सापेक्ष मिलेंगे उसका मतलब ये होता है बटा के नीचे में। तो 2 के सापेक्ष ले रहे हैं इसलिए μ2 को क्या किए? नीचे, और जिसके सापेक्ष मिलेगा उसको ऊपर। तो माध्यम फर्स्ट बाई माध्यम सेकंड का अपवर्तनांक, इसको समीकरण 1 कर दिए। अब इसी को हम उलट के ले क्या इस तरह से कि मान लेते हैं पहला कंडीशन हम ले लिए और इसी का दूसरा कंडीशन हम कुछ उलट के इस प्रकार से लिख सकते हैं कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक, किसका? माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष को μ21 से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से तो इसका उल्टा जो पहले लिए उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष बोले उसको नीचे। तो इसको लिख सकते हैं μ21 बराबर क्या होगा? μ1 जिसके सापेक्ष में बोल रहे हैं नीचे और μ2, तो μ2 बाई μ1 इस समीकरण 2 कर देते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 गुना समीकरण 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा? LHS बोला, LHS के साथ गुना होगा तो माध्यम μ12 गुना μ21 बराबर क्या हो जाएगा? RHS बोला, RHS के साथ गुना होगा तो μ1 बाई μ2 और गुना क्या हो जाएगा? μ2 बाई μ1। तो μ1 से μ1 कट गया, μ2 से μ2 कट गया, यानी कि बचा क्या फाइनली 1, यानी कि μ12 गुना μ21 बराबर 1। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ, इस एक समीकरण से क्या निकलता है, ये एग्जाम में पूछता है, इम्पोर्टेंट है। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि माध्यम 1 का सापेक्ष दूसरे के सापेक्ष में ले, या फिर उलट के इसी को बोले माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो ये दोनों को जब गुना करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ये इम्पोर्टेंट है। एक ये हुआ क्या? सापेक्षिक अपवर्तनांक। सापेक्षिक अपवर्तनांक की जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम दूसरे के सापेक्ष लेते हैं तो इस टाइप के अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका अगर इस पे हम न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से होता है। न्यूमेरिकल हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष ले लीजिए, जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ले लीजिए। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और 2 नंबर वाला क्वेश्चन में भी पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हवा का अपवर्तनांक, क्वेश्चन इस रूप में पूछेगा। क्वेश्चन किसे पूछेगा? हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष निकालें। ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा रहता है या 2 नंबर में हमेशा पूछता है। तो अब देखना है कि अभी हम बताए हैं एक तो क्या निकालना है? हवा का अपवर्तनांक एक माध्यम हो गया, जल का अपवर्तनांक सेकंड माध्यम हो गया। तो एक बोल दिया हवा का अपवर्तनांक को हम μA कह दें और जल का अपवर्तनांक को μW कह दें। तो हवा का अपवर्तनांक अभी बताए हैं टेबल में 1 होता है और जल का अपवर्तनांक अभी बताए हैं कि 4/3 होता है। तो यहाँ पे बोला क्या है कि जल के सापेक्ष ना, तो यानी कि जल के सापेक्ष बोला है तो जिसके सापेक्ष बोलेगा नीचे और जिसको निकालना है ऊपर। तो हवा का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष इसको लिखेंगे μA बटा μW। तो μA का मान कितना है? 1 और μW का मान कितना है? 4/3। उलट जाएगा तो 3/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही कीजिएगा, 1 नंबर आप ऑब्जेक्टिव में ले लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो इतना ही करने पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो एक ये न्यूमेरिकल, एक और इसी का जस्ट उल्टा न्यूमेरिकल निकाल के देखें तो क्या हो जाएगा? जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष निकालें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष निकालें। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बोला है पहले एक माध्यम जल, एक माध्यम हवा। तो सबसे पहले म्यू डब्ल्यू म्यू ए लिख लेते हैं। म्यू डब्ल्यू यानी कि जल का अपवर्तनांक, डब्ल्यू से वाटर, ए से एयर, इसीलिए म्यू ए म्यू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जल का अपवर्तनांक 4/3, एयर का अपवर्तनांक यानी कि हवा का अपवर्तनांक 1 बताए हैं। तो बोला है क्या, किसके सापेक्ष में? हवा के। तो हवा नीचे रहेगा और जल का निकालना है तो ऊपर रहेगा। तो क्या हो जाएगा, नीचे जिसके सापेक्ष बोले म्यू ए और म्यू डब्ल्यू। तो म्यू डब्ल्यू का मान 4/3 है और हवा का 1 होता है। 1 से भागा देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सॉरी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब होता क्या है कि माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड किसको कहेंगे? माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड किसको कहेंगे? तो नोट करके एक पॉइंट भी देख लीजिए। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसे कहते हैं माध्यम फर्स्ट। क्या कहेंगे? माध्यम फर्स्ट। और जिस माध्यम में जाती है उसे कहेंगे माध्यम सेकंड। याद रहेगा, माध्यम फर्स्ट किसको कहेंगे? जिस माध्यम से आती है, जिस माध्यम से आती है उसे कहेंगे माध्यम फर्स्ट, और जिसमें जाती है उसे कहेंगे माध्यम सेकंड। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड। ये समझ में आ गया होगा, माध्यम समझ में आ गया। अपवर्तनांक आज पूरा का पूरा इस वीडियो में आ गया है। तो अब आपको अपवर्तनांक पूरी तरह समझ में आ गया होगा। पिछला वीडियो में लाइट का पूरी प्रकाश की घटना बता दिए थे, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।